अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के तनाजुर में आलमी सियासत एक नए और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप को एक और बड़ा सियासी झटका लग चुका है। ये झटका सिर्फ किसी एक मुल्क की तरफ से नहीं बल्कि यूरोप की इज्तिमाई सियासी कुव्वत की जानिब से दिया गया है। पहले नेटो ने आबनाए हुर्मुज़ में बराह रास्त जंगी किरदार अदा करने से गुरेज किया। अब यूरोपीय यूनियन ने भी वाज़ेह तौर पर ट्रंप की इस मुहिम में शरीक होने से इनकार कर दिया है। इसी तनाजुर में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का दो टोक अंदाज में कहना है कि यूरोपीय यूनियन को मशरिक़ वस्ता में जारी अस्करी मिशन को आबनाए हुर्मुज़ तक फैलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ने मजीद क्या गुफ्तगू की है। अब इस बयान ने दरअसल अमरीकी हिकमत अमली को बड़ा धचका पहुंचाया, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया की एक कोशिश थी कि यूरोपीय ममालिक को हाथ मिलाकर एक वसी फौजी इत्तेहाद बनाया जाए ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। लेकिन जब पहले नेटो और अब यूरोपीय यूनियन दोनों ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी अफवाज भेजने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में यह हकीकत मजीद वाज़ेह हो गई है कि आलमी बरादरी अमरीकी सदर की जानिब से खित्ते में मुसल्लत की गई जंग के हक़ में नहीं, जबकि यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक इस तनाज़े को मज़ीद वसअत देने की बजाय सफारती हल को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अगर ये जंग फैल गई तो ना सिर्फ मज़ीद शदीद बहरान का शिकार मईशत हो सकती है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तेल की सप्लाई की सबसे अहम गुज़रगाह है। और दिलचस्प बात यह है कि वाज़ेह इनकार के बावजूद ट्रंप अपने इत्तेहादियों से दोबारा मदद की अपील कर रहे हैं। वो मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ अमरीका की जंग नहीं बल्कि आलमी सलामती का मसला है। यही वो मकाम है जहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है, और वो सवाल ये है कि अगर अमरीकी दावों के मुताबिक ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया जा चुका है और जंग इख्तिताम के करीब है, तो फिर ट्रंप को इस जंग में इत्तेहादियों की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। दरहकीकत यह सवाल अमरीकी बयानिए की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। अगर वाकई जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी होती तो वाशिंगटन को किसी इजाफी इत्तेहाद की ज़रूरत न पड़ती। हकीकत यह है कि ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने अमरीकी मनसूबाबंदी को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। अमरीका को खदशा है कि अगर ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी ड्रोन और मफादात को निशाना बनाना जारी रखा तो अमरीका को तन्हा इस महाज का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय इत्तेहादी भी इस बोझ को बर्दाश्त करें, इस बोझ को बांटें। बहरहाल अब ये सारी सूरत हाल उस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो जाती है जब खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जंगी हिकमत अमली के हवाले से दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खुद इस बात का एतराफ़ किया कि ईरान की ताकत और रद्दअमल के अंदाजे में अमरीका से गलती हुई है। अब यह एतराफ़ दरअसल इस बात की निशानदेही करता है कि अमरीकी क़यादत ने इस जंग के मुमकिन नताइज का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं लगाया था। आमतौर पर बड़ी ताकतें किसी फ़ौजी कार्रवाई से पहले उसके तमाम मुमकिन रद्दअमल और इलाकाई असरात का तफसीली जायज़ा लेती हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा महसूस होता है कि ईरान पर हमले का फैसला जल्दबाजी में किया गया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने शायद ये समझ लिया था कि ईरान का जवाबी रद्दअमल महदूद रहेगा या फिर खौफ के बायस वो खामोशी इख्तियार कर लेगा, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल इसके बरक्स निकली। ईरान ने ना सिर्फ भरपूर जवाबी कार्रवाई की बल्कि जंग को जोग्राफियाई लिहाज से वसी करने की सलाहियत भी जाहिर कर दी। यही वजह है कि अब अमरीकी प्रेसिडेंट दिफाई पोजीशन में दिखाई देते हैं और उन्हें अपने फैसलों की वजाहत देना पड़ रही है। जैसा कि हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के मुसलसल तजादात देखने में आए हैं। एक लम्हे में वो जंग के जल्द खात्मे की बात करते हैं और अगले ही लम्हे इत्तेहादियों से मदद की अपील करते नजर आते हैं। कभी वो अमरीकी फ़ौज कमज़ोर करार देते हैं और कभी उसकी सराफ करते नजर आते हैं। ट्रंप के अपने स्टेटमेंट्स में क्या यू टर्न्स, क्या तजादात हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप के बदलते हुए बयानात ने पहले से एक गैर यकीनी सूरत हाल को मज़ीद गैर यकीनियत का शिकार कर दिया है। कभी वो जंग के खात्मे की बात करते हैं, उनको लगता है कि जंग दिस बैटल इज़ ओवर नाउ, फिर वो इत्तेहादियों से मदद की अपील करते हैं, नेटो से मदद मांगते हैं, फिर यूरोपीय यूनियन से मदद मांगते हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों तरफ से रिस्पांस मस्बत नहीं आता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस मखमसे का शिकार, इस गैर यकीनियत का शिकार क्यों है? क्या मिस कैलकुलेट कर गए हैं और अब इससे निकलने के लिए उनको कोई नैरेटिव नहीं मिल रहा है, कोई बयानिया नहीं मिल रहा है? हो क्या रहा है मैडम? बिल्कुल उनको कोई ऑफ रैप नहीं मिल रहा है। वो एक वीकेंड वॉर पे आए थे और वीकेंड के बाद उन्होंने फ्राइडे इवनिंग को ये शुरू किया और उनको लगता था कि मंडे मॉर्निंग तक स्टॉक एक्सचेंज खुलने तक वो एक ह्यूज विक्ट्री लेकर जो है उसके बाद जो है उसका फतह का जो है जश्न मना रहे होंगे। और कैलकुलेशन उनकी बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि उनको कैलकुलेट करके देने वाले जो हैं वो अपनी झूठ और मुनाफ़िकत में उनको एक ऐसे ट्रैप में फंसा चुके हैं जहाँ से अब उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिर हमें लगता है कि उनको समझ नहीं आ रही। अब वो क्या कहें, कभी वो कहते हैं जेरेड कुशनर ने, उनके दामाद ने उनको इसमें धकेल दिया, फिर विटकॉफ को कहते हैं कि उसका कसूर है, पीट हेग्सेथ को कहते हैं, मार्को रूबियो कहते हैं अगर हम ना जाते तो इसराइल ने खुद ही चले जाना था। तो अजीब पिटी वाली सिचुएशन है। समझ में नहीं आता कि
क्या अब इनका अगला लाहे-अमल होगा? ये इनकी हालत बिल्कुल उस शख्स की है जिसकी होशो-हवास कायम नहीं होते, तो सारे बैठकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब जो है ये सोबर हो, तो फिर इससे कोई रीज़न आउट किया जाए इसे। पुतिन से बात करके वहाँ से मुँह की खा के देख ली, 1 घंटा उससे बात की और उसे कहते रहे कि जी सीज़फायर करवाओ, उसने कहा सीज़फायर बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन होगा, कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होगा। 31 मार्च को चाइना का विज़िट प्लान किया हुआ है, स्टेट विज़िट, तो कल फरमा रहे थे कि अगर चाइना चाहता है कि मैं विज़िट करूँ, तो फिर उनको इस जंग को रुकवाना पड़ेगा। अब इस बात पे पता नहीं हँसा जाए या रोया जाए। कभी कहते हैं यूरोपियन ममालिक को कि आप जो हैं आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएँ, और कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना तो कोई मसला ही नहीं है। और उनका जो वॉर मिनिस्टर है वो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई तो है, बस अगर ईरानी उस पे जहाज़ों पे हमला ना करें। तो ये सारा कुछ देखकर आपको लगता है कि हमारी बदकिस्मती इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि ये लोग जो हैं वो दुनिया चला रहे हैं। तो फिर पॉइंट ये है कि ये लोग दुनिया नहीं चला रहे हैं, इनके पीछे कुछ और चेहरे भी हैं जो ये दुनिया चला रहे हैं। और उनका मकसद जो है सिर्फ़ अपना ज़ाती मफ़ाद है, अपनी हेजमनी है। इस दुनिया के अंदर क्या होता है ये इससे उनको कोई मसला नहीं। कितने अमरीकी मर जाते हैं, 50 से ज़्यादा जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो खबरें फ्लोट कर रही हैं, ये तो 3 से 6 से के अलावा मानते ही नहीं हैं। तो 50 के करीब कह रहे हैं जी केआईए हैं अमेरिकन, और 500 के करीब ज़ख्मी हैं, और एम्बुलेंसेज़, एयर एम्बुलेंसेज़ जी। भर-भर के जो अच्छा हैं अच्छा वो डॉक्टर साहब, रखे इस हैं। गैर यकीनी सूरत हाल से बदलते हुए स्टेटमेंट्स के साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो तो एट स्टेक है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा फरीक है यानी ईरान, उसका एग्रेशन भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। अब वो भी किसी सूरत नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठने को, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। और जो रीसेंट स्टेटमेंट आया है मुश्तबा ख़ामनेई साहब का, वो बड़ा क्लियर है और वो अपने स्टांस के अंदर बहुत कि किसी भी सूरत वो एक कदम भी, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जितना ज़्यादा डिले आएगा तो ये एग्रेशन तो मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, मेज़ पर बैठने के चांसेस तो कम होते नहीं चले जाएंगे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो जंग होती है, अल्टीमेटली उसने ख़त्म होना ही होता है और उसका कोई नेगोशिएटेड सॉल्यूशन ही होता है। ये हिस्ट्री में हमें यही मिलता है। बहुत कम आपको ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे जिसमें हमने देखा होगा कि फ़तह का मतलब है कि जो जगह है उसको तबाह-ओ-बर्बाद करके आग लगा दी गई है, बहुत कम है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हल होती हैं। जहाँ तक ईरान की एग्रेशन का है, तो ईरान की पोस्चरिंग है। साहब, आप बात कर रही थी कि ईरान जो कर रहा है वो एक पोस्चरिंग है, आपकी बात कर रही है बिटवीन अ हार्ड वॉल और रॉक के, वो पोस्चरिंग ही करेगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। निगोशिएशन वो कर चुका, और कितनी निगोशिएशन उससे करवानी है। निगोशिएशन करते-करते ही तो उस पे अटैक हो गया है। अब अगर वो निगोशिएशन के लिए फिर बैठ जाता है तो क्या अटैक नहीं होना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को डिसफंक्शनल करना है, उसको किसी किस्म की फंक्शनल हालत में नहीं रखना। जब आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट के पास ऑप्शन ही ये रखते हैं कि तुम्हारे पास ए, बी, सी ऑप्शन ही ये है कि तुम कंप्लीट सरेंडर करो, तो फिर वो पोस्चरिंग करती है। और उस पोस्चरिंग की हमारे लिए उसमें ये है कि गल्फ जो है उसके अंदर क्यों जो है वो कोलैटरल बन रहा है। अब मसला ये है कि रिसेंट जो खार्ग आइलैंड के ऊपर पूरे का पूरा अटैक हुआ है, वो सारे का सारा इनिशिएट हुआ है यूएई से। तो जब हम बीच में पाकिस्तानी मीडिएट कर रहे हैं कि अगर गल्फ कंट्रीज नहीं इस्तेमाल होने देते अपने टेरिटरी को ईरान पे अटैक के लिए, तो ईरान अटैक नहीं करेगा। लेकिन गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको भी तो किसी चीज़ की तरफ देखना ही होगा। वो भी तो आखिर इस अबहाम से बाहर निकलेंगे और रियलिटी को देखेंगे कि ईरान पे हमले अगर हम कर नहीं रहे तो उनको फैसिलिटेट ज़रूर कर रहे हैं, और ईरान के सारे लेजिटिमेट टारगेट ज़मीन के नीचे हैं। और जितनी बम्बार्डमेंट हो रही है उनके स्कूलों पे, उनके बच्चों पे, उनके अस्पतालों पे, फायर ब्रिगेड्स पे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है। और हो कहाँ से रही है? प्राइमरीली गल्फ कंट्रीज से, और उनमें से भी यूएई में से। तो उसके बाद फिर हम सऊदी अरेबिया से हमने बात की है, हमने ईरान से बात की है, लेकिन हम बहरहाल किसी की वॉर तो नहीं प्लान कर रहे। तो सऊदी अरेबिया जो है उसने इस बात से इनकार कर दिया कि ठीक है, अगर बात यही है तो फिर ईरान को पर हमला करने के लिए मेरी सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी। तो जब हम ये देखते हैं कि एग्रेशन है ईरान में, तो ईरान तो इस वक्त लीस्ट एग्रेसिव है। ईरान ने तो ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुली हुई है उन तमाम शिप्स के लिए जो पेट्रो युआन की बात करते हैं या ट्रेड करते हैं युआन में।
अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो आप मेरे पास आएं। वो तो आपके सामने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन दे रहे हैं, वो तो आपको चांस दे रहे हैं रशिया और चाइना को कि हम जहां तक जा सकते थे हमने कर लिया। यही आपका विजन था, यही आप करना चाहते थे कि ओल्ड सिस्टम नहीं चल रहा है, पेट्रो डॉलर की हेजमनी है, तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी हिम्मत आपने भी करनी है और ट्रेड कराएं, आप युआन में कराएं और जहाज यहां से गुजर जाए, और जिस और जहाज ने गुजरना है हमसे बात करें। अब हमसे बात करने पे हमें बहुत हैरत होती है, हमें आदत नहीं है किसी और को अपनी बात मनवाते हुए देखने की। जंग एक बहुत अगली चीज है, इसमें दोनों पार्टीज का बहुत नुकसान हो रहा होता है, इसमें कुछ भी सेलिब्रेट करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर हम ये देखें, अगर हम अपने आप को ईरान के उसमें इफ वी पुट आवरसेल्फ इन द इरानियन शूज, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आप ऑप्शन देना कि आपकी ऑप्शन ए ये है, बी ये है, सी ये। अब ये जंग रुकनी तभी है जब रशिया और चाइना ने ये समझ लेना है कि अब इकोनॉमिक कॉस्ट जो है उनको नुकसान दे रही है, क्योंकि उन्होंने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया हुआ है उसमें ये है कि थोड़ा सा हम अपना नुकसान कराएंगे, लेकिन इस चक्कर में जितना वेस्ट का नुकसान होगा उसकी कमर टूट जाएगी, खासतौर पर अमेरिका का, और ये हमारे तो फायदे में क्या है। ये समझा और जो जाए कि कुछ ये हो रहा है, ट्रांजिशनरी फेज है, ट्रांजिशन है टुवर्ड्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? बिल्कुल, ये 2 सिस्टम्स की है। इसमें जो भी सिस्टम जीतेगा वो अगले 100 साल तक हम हमारे सर पे मुसल्लत होगा। अगर हम इस इक्वेशन को समझ लें तो हमें गल्फ कंट्रीज के एटीट्यूड की भी समझ आ जाती है। सऊदी अरेबिया अपना 80% प्लस जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो चाइना बेस्ड कर चुका हुआ है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि सऊदी अरेबिया को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे अमेरिकन एयरबेस जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन वो फिलहाल ओपनली ये नहीं कहना चाहते हैं कि जो नई अमर्जिंग पावर है हम उसके साथ अलाइन हो गए हैं, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो है रेत के ऊपर शीशे के महल बना के बैठे हुए हैं। उनका सिक्योरिटी सिस्टम अपना नहीं है, फूड प्रोडक्शन अपनी नहीं है, कोई दरिया अपना नहीं है, कोई पुरानी सिविलाइजेशन नहीं है। नमकीन खारा पानी प्लांट के जरिए मीठा करके पीते हैं, खाना मंगवा के खाते हैं, सिवाय उनके पास क्रूड ऑयल की और कोई चीज नहीं है। तो उनको पता है कि हमें हर सूरत में किसी ना किसी बड़ी ताकत का साथ बनना है या देना है। तो अब अगर अमर्जिंग पावर की बात है चाइना की, तो चाइना को फिर एक्ट करना पड़ेगा एक पावर के तौर पे। और अगर वो ये समझता है कि 2050 तक मैं एक बड़ी ताकत के तौर पे फिजिकली अपने आप को दिखा ही नहीं सकता, तो बाकी मुल्क जो है वो बेवकूफ नहीं है कि अपना अगला फिस्कल ईयर जो है उसको बर्बाद कर ले, आईएमएफ का ऑक्टोपस अपनी गर्दनों में फंसा ले और पूरा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जो है उसके सामने खड़े हो जाएं और उसके बाद आइसोलेट होकर सैंक्शन हो जाएं। अब मुल्कों की जो अपनी इंटरनल चीज है, अपनी बका जो है वो इस चीज पे टिकी हुई है कि ये ऊंट बैठता किस करवट है। सऊदी अरेबिया जो है वो बाकायदा चाइना के साथ जो है हर तरह की अलाइनमेंट जो है वो करने के लिए तैयार है, मगर इस जंग में अगर ईरान नहीं बच पाता खुदा न खास्ता, तो ये ईरान की शिकस्त तो है ही, ये चाइना और रशिया की भी क्रेडिबिलिटी की बहुत बड़ी शिकस्त है, और अगले 100 साल तक हम यूनिपोलैरिटी देखेंगे और वेस्टर्न हेजमनी देखेंगे। तो यानी चाइना और रशिया के स्टेक्स पे भी डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं बहुत हाई हैं, तो अभी जो चल रहा है इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पे चाइना और रशिया तो इस जंग में कूदने या फायर फाइटिंग के लिए या नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्हें तो सूट करता है कि इसको अभी चलने दें इस तमाशे को, अनटिल अनलेस ईरान को कोई खास डैमेज ना हो। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आप सही बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि ये जंग अकेला ईरान नहीं लड़ रहा है, रीजनल पावर्स उसके साथ हैं। हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट और बाकायदा सैबोटेज और रिकॉनेसेंस की इंफॉर्मेशन, टारगेट की जो टारगेटिंग है वो इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट और बेदू टेक्नोलॉजी, सब कुछ उनके पास है। जहाज़ों के जहाज़ जो हैं, जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो पिछले 3-4 महीनों में तो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर चाइना और रशिया से इनके पास आया है। हमारी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस सपोर्ट है, जिस पे सऊदी अरेबिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया के टॉकिंग पॉइंट कॉपी करते हैं या सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, वो इस वक्त कन्फ्यूज़ हैं। तो सिचुएशन कोई प्लेजेंट नहीं है, बहुत बिटर है, बहुत ब्रूटल है, इंसानी जानों का नुकसान है, लेकिन पॉलिटिक रियल है, और रियल पॉलिटिक्स जो है वो ब्रूटल ही है। और वो ये तकाजा इस वक्त कर रही है कि अगर इस वक्त जो है चूहा जो है वो चूहेदानी में आया हुआ है, तो फिर थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते हैं, देखते हैं कि हम कितना बर्दाश्त करते हैं।
और कितना बर्दाश्त करने के बाद हम ये देख पाते हैं कि एक एम्पायर से पंगा लिया हुआ है और एम्पायर जाते जाते भी बहुत नुकसान कर देती है। और अगर वो कोई इतना बंकर और बेलाकोस्ट किस्म का रिएक्शन दे देते हैं इन द टर्म ऑफ न्यूक्लियर, तो उसको कैसे रोकना है? तो ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूसली अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं, लेकिन ईरान जानी नुकसान के अलावा इस वक्त बहुत स्ट्रांग होल्ड पे है। और हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि हमारे ग्लोबल साउथ में कोई मुल्क जो है वो टर्म्स को अब खुद से डिक्टेट दे रहा है और बाकी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अमेरिका अब सिर्फ ईरान पे रिएक्ट कर रहा है, उसकी कोई वॉर प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हर रोज एक नई प्लानिंग है, हर रोज एक नई सजेशन है, केओस और पैनिक है। और वहां पे ये नहीं बताया जा रहा कि कितने लोग मर गए हैं। 7 जहाज जो हैं ईरान ने गिरा दिए हैं, तो 2 तो फ्रेंडली फायर थे, एक को आग लग गई, अल्टीमेटली मानना पड़ा। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका नैरेटिव इस तरफ जा रहा है कि ईरान नहीं है, ये रशिया भी साथ में लड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर फिर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर शाजिया चीमा साहब इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सेहूनी रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ज़िंदा होने या ना होने से मुताल्लिक़ ख़बरें, अफवाहें और कयास सराइयाँ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ गैर सरकारी ज़राए में तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों की बुनियाद ऐसे वाक़यात और मुशाहिदात को बनाया जा रहा है जिन्हें बाज़ हल्के गैर मामूली करार दे रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी मुस्तनद रियासती आलमी इदारे की तरफ से इस हवाले से कोई हतमी तस्दीक सामने नहीं आई। लेकिन अफवाहों का फैलना बज़ाते खुद नेतन्याहू की मुबैना हलाकत से मुताल्लिक़ शुकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। जैसा कि हालिया दिनों में ईरान की जानिब से इसराइली क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने के बयानात सामने आए हैं। ईरानी हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेहूनी क़यादत ख़ित्ते में कशीदगी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से इसको बराह रास्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। इन्हीं बयानात के बाद सोशल मीडिया पर यह दावे सामने आने लगे हैं कि नेतन्याहू मुमकिना तौर पर ईरानी हमले में निशाना बन चुका है, जबकि दीगर ज़राए से ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वो मंजर आम से गायब हो चुका है। और इन अफवाहों को तक़वियत उस वक्त मिली जब इसराइल की एक अहम अस्करी कमेटी के इजलास में सेहूनी रियासत के वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी की खबरें सामने आई। बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक ऐसे हसास हालात में वज़ीर आज़म की किसी अहम इजलास में अदम शिरकत गैर मामूली तसव्वुर की जाती है। इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर ये दावे सामने आ रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ शायद कोई गैर मामूली वाक़या पेश आ चुका है, लेकिन इसराइली हुकूमती ज़राए ने इस हवाले से तरदीद की है। और इसी दौरान नेतन्याहू के सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें वो एक कैफ़े में कॉफ़ी लेते हुए नजर आए। बज़ाहिर इस वीडियो का मकसद यही दिखाना था कि वो ज़िंदा है और मामूल की ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इस वीडियो ने अफवाहों को ख़त्म करने की बजाय मज़ीद तक़वियत दे दी। और कई सोशल मीडिया सारिफीन और बाज़ तज्ज़ियाकारों ने इस वीडियो के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया है, क्योंकि उनके नज़दीक वीडियो में मौजूद बाज़ मनाजिर गैर फितरी दिखाई दिए। जैसा कि नेतन्याहू के हाथों में दिखाई देने वाला कॉफ़ी का कप बज़ाहिर मुकम्मल भरा हुआ था, लेकिन बार बार हाथ में आने के बावजूद कॉफ़ी के गिरने का कोई निशान नज़र नहीं आया। अब इस बिना पर यह दावा किया गया कि मुमकिन है ये वीडियो जदीद मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार की गई हो। ये हकीकत है कि AI पर मबनी वीडियोज़, जिन्हें आम तौर पर डीप फेक समझा जाता है, कहा जाता है, गुज़श्ता चंद बरसों में आलमी सियासत में एक अहम मसला बन चुकी हैं। मुख्तलिफ ममालिक में सियासी शख्सियात की जाली वीडियोज़ सामने आ चुकी हैं जिन्होंने अवामी राय पर असर डालने की कोशिश की। इसी पस मंज़र में, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये ख्याल किया जा रहा है कि अगर नेतन्याहू की ये वीडियो वाकई मसनूई ज़हानत से तैयार की गई है तो एक बड़े इतलाती हरबे की मिसाल हो सकती है। ताहम इस दावे के हक़ में भी अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो के बाद सेहूनी रियासत के वज़ीर आज़म के अकाउंट से एक और वीडियो भी जारी की गई जिसमें वो किसी तफरीही मकाम पर लोगों से मुलाकात करता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो का मकसद भी ज़ाहिर यही ज़ाहिर करना था कि वो ज़िंदा और मुतहर्रिक है, लेकिन इस वीडियो के बावजूद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहें मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी। और बाज़ हल्कों का कहना है कि अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक है तो फिर इतनी वज़ाहती वीडियोज़ जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और बाज़ हल्कों ने इस सूरत हाल को इसराइल के अंदरूनी सियासी बहरान से भी जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि इसराइल पहले ही दाखिली सियासी कशीदगी, जंगी दबाव और आलमी तनकीद का सामना कर रहा है। ऐसे माहौल में क़यादत के बारे में छोटी सी गैर वाज़ेह खबर भी बड़े सियासी तूफ़ान का सबब बन सकती है। दूसरी जानिब यह दावा भी सामने आ रहा है कि नेतन्याहू को मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी खदशात के बायस अवामी मंजर से दूर रखा जा रहा है। माजी में भी कई आलमी रहनुमा ख़तरात के दौरान खुफिया मकामात पर मुंतकिल किए जाते रहे हैं। इसी को सामने रखते हुए बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अगर वाकई कोई बड़ा ख़तरा मौजूद है तो इसराइली क़यादत हिफाजती हिकमत अमली के तहत ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि ईरान की जानिब से वाज़ेह अंदाज में कह दिया गया कि अगर नेतन्याहू ज़िंदा रहे
तो उसको ढूंढ कर मारा जाएगा। इसी पस मंज़र में ईरान की जानिब से दिए जाने वाले बयानात को भी अहम समझा जा रहा है, जैसा कि ईरान के बाज़ अस्करी हलकों की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर नेतन्याहू ज़िंदा है तो उसे तलाश करके निशाना बनाया जाएगा। अब इसी पैराए में नेतन्याहू के ज़िंदा या मुर्दा होने से मुताल्लिक़ अफवाहें सिर्फ सोशल मीडिया की पैदावार नहीं बल्कि ख़ित्ते में जारी नफसियाती और इतलाती जंग का भी हिस्सा हो सकती हैं। ऐसी इतलात का मकसद अवामी राय को मुतासर करना, मुखालिफ फरीक को दबाव में लाना और सियासी माहौल को मज़ीद कशीदा बनाना भी हो सकता है। बहरहाल सेहूनी रियासत के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ज़िंदा होने, हलाक होने या मुमकिन तौर पर कहीं मुंतकिल होने से मुताल्लिक़ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो फ़िलहाल ज़्यादातर गैर मुसद्दका ज़राए और क़यास आराइयों पर मबनी है। सबरेज़ सालिक रिलेशंस एक्सपर्ट है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमने प्रेसिडेंट ट्रंप के हर लम्हा बदलते हुए स्टेटमेंट्स का जिक्र किया। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत पैनिक है यूएस एंड पे भी, क्या डिसीजन लेना है, डिसाइसिवनेस का बहुत फुकदान नज़र आता है। दूसरी तरफ जो बेंजामिन नेतन्याहू है उस मुताल्लिक जो हमने अभी एक पस मंज़र बयान किया है कि वो उनके हवाले से बहुत सारी अफवाहें हैं, रूमर्स हैं, ज़िंदा या मर गया या फिर दिफाई हिकमत अमली के तहत किसी जगह पर ख़ुद को रखा हुआ है। तो इजरायली एंड के ऊपर भी एक कियोस तो है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पर भी बहुत गैर यकीनियत है। और इस गैर यकीनियत का आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका को नुकसान हो रहा है या एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, जो पहले तो मैं बात करना चाहूँगा प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो तो डे वन से इवन अपने इलेक्शन कैंपेन में हमेशा से पैराडॉक्सिकल और कंट्राडिक्टरी रहे हैं। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। उन्होंने जब शुरू में अपने इलेक्शन कैंपेन में अपना मैनिफेस्टो दिया था और अपने कुछ डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव दिए थे और साथ उन्होंने ये कहा था कि मैं दुनिया से जो जंगें हैं उनका खात्मा करूंगा और अमन लेके आऊँगा, तो उसी वक्त मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ वो कहते हैं मैंने ग्रीनलैंड लेना है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने कनाडा लेना है, पनामा लेना है, ईरान के ऊपर चढ़ाई करनी है, वेनेजुएला के ऊपर की। तो ये सारे जो एक्शंस हैं, वो क्या कहते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो जो उनका बेसिक इंटेंट है कि मैं लड़ाइयाँ कम करूँगा, उसको सपोर्ट नहीं करते। अभी भी ये जो जंग चल रही है, इसमें अगर आप उनके ट्वीट्स देखें तो कोई समझ नहीं आती कि वो एक्चुअल ट्रूथ कहाँ पे है। तो बहुत प्रीमेच्योरली वो जंग को मतलब विक्ट्री डिक्लेयर कर देते हैं। फिर वो ईरानियों की तारीफ़ें शुरू कर देते हैं कि बहुत अच्छे इंटेलिजेंट और बड़े शार्प लोग हैं। कभी कहते हैं कि मैं बहुत फ़ौरन जल्द ख़त्म कर दूंगा, फिर कहते हैं कि जंग जो है ना वो टाइम लेगा। तो और जब तक हमारा फिनिश नहीं, वंस आई फील इन माई बोन्स ओनली देन द वॉर विल स्टॉप। तो इस तरह की उनकी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, अभी ये जंग कंक्लूड नहीं हुई और उन्होंने क्यूबा के ऊपर चढ़ाई की बातें शुरू कर दी हैं। एनीवे, दैट इज़ वन पार्ट। रही बात नेतन्याहू वाली, देखिए दो राइवल्स हैं, एक इजराइल और एक ईरान। एक तरफ जो लीडरशिप है वो दंदनाती फिर रही है। ईरान का अगर मैं देखूं तो इस वक्त ख़तरा ज़्यादा ईरानियन लीडरशिप को है, जो कि 47 ईयर्स से उन्होंने एक ऑनस्लॉट बर्दाश्त किया है, एम्बार्गोज और सैंक्शंस और एलिमिनेशन, पेनिट्रेशन ऑफ हॉस्टाइल एजेंसीज। तो इजराइल में तो उस तरह की पेनिट्रेशन नहीं है। तो इजराइल को तो नेतन्याहू को अपने स्किन में ज़्यादा सिक्योर फील करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ईरानियन लीडरशिप। ईरानियन सुप्रीम लीडर जो है वो डिकैपिटेट हुए। तो इसके बाद ये जो एटीट्यूड है कि जी वो मसलहत के तहत कहीं पे छुपे हुए हैं, मुझे तो ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि उनकी डिसअपीयरेंस और उसके बाद इस तरह के एविडेंस आनी जो कि अगेन फ्लॉड थी और जिसको बारे में विद इन 24 आवर्स लोगों ने डिस्कवर कर लिया कि वो AI बेस्ड है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ तो डेफिनेटली, वो क्या कहते हैं, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जब खल्के खुदा कुछ कहती है तो कुछ ना कुछ तो होता है। जब इतनी बातें हो रही हैं और प्रॉपर तरीके से वो रिफ्यूट भी नहीं हो पा रहा, तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग, ईदर ही इज severely injured or he is no more there or something is there. Conversely, ईरानियन लीडरशिप अल-कुद्स रैली के ऊपर फिरती है, अपनी आवाम के अंदर मौजूद होती है, हालांकि उन्हें पता है कि एनी टाइम दे कैन बी स्ट्रक, और उनकी सेफ्टी उतनी ज़्यादा श्योर नहीं है जितनी नेतन्याहू की है। तो मैं एज पर माई ओन ओपिनियन आई डोंट थिंक कि किसी मसलत के तहत वो गायब हो सकता है। इसका दीज आर क्रिटिकल टाइम्स, ही हैज़ टू बी लीडिंग हिज नेशन, लेकिन ही इज़ डिसअपीयर्ड। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ही हैज़ बीन एलिमिनेटेड। अब जाहिर है क्योस और एक फस तो है, जिस जंग में ख़ुद को धकेला, उसको एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया कि इजराइल और अमेरिका ने जॉइंट स्ट्राइक की, अब उससे निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है।
आपको क्या लगता है कि इस कैफियत में रहते हुए खुद को कितनी देर तक ड्रैग रख सकते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मैंने देखा है कि उनका जो पर्सनालिटी है, ना उन्होंने पब्लिक ओपिनियन को रिगार्ड किया, ना उन्होंने अपने एडवाइजर्स की ओपिनियंस को रिगार्ड किया, पेंटागॉन्स की स्टेटमेंट्स को डिसरिगार्ड किया, अपने एलाइज को नाराज़ किया बिफोर स्टार्ट ऑफ वॉर, और फिर जाके और अपना उनकी असेसमेंट भी बहुत अच्छी नहीं थी कि ईरान के क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, क्या वो करेंगे, जबकि हमारे जैसे एनालिस्ट तो आम कह रहे थे कि ईरान क्या करेगा, और आप यकीन करें वही कुछ हो रहा है जो हमारी असेसमेंट थी। तो ये कैसी सुपर पावर है कि जिसको ये समझ नहीं आई कि ईरान क्या करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी ट्वीट दिया कि हम सरप्राइज हुए, हमें ये तवक्को नहीं थी कि ईरान ये कुछ करेगा। सो ये तो दिस इज रियली माइंड बॉगलिंग कि एक सुपर पावर जिसके पास इतने वसाइल हैं, इतने इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हैं, वो एक ट्रैप में गिर जाता है जिसके बारे में कभी कहा जाता है कि नेतन्याहू ने ड्रॉ किया यूएस को इसमें, कभी कहा जाता है जॉर्ज कुशनर ने किया, कभी कहते हैं विटकॉफ ने किया। सो हाउ गुड इज अ लीडर जो कि फॉल्टी एडवाइस के ऊपर ऐसा एक्शन कर दे कि वो अपने अपने पूरे सिस्टम को हॉस्टेज बना दे एक सिचुएशन में। अब अमेरिका तो चाहता है कि इसको ख़त्म करे, लेकिन कन्वर्सली ईरान ये चाहता है कि मैंने तो बहुत सफ़र किया 47 ईयर्स, अब ईरान ये चाहता है कि अमेरिका शुड आल्सो सफ़र। ईरान चाहता है कि ये प्रोलॉन्ग हो ताकि अमेरिका की जो कॉस्ट है वो और बढ़े। इस वक्त अमेरिका अराउंड $1 बिलियन पर डे खर्चा कर रहा है इस जंग के ऊपर, और उसके जो एलाइज हैं वो बुरे तरीके से जो है वो नुकसान उठा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। उसके अपने बेसिस बहुत सारे उड़ा दिए गए। तो बहुत बड़ा 21 ट्रिलियन का मैंने आज फिगर देखा था कहीं, जो अभी तक इनके अखराजात हो चुके हैं। सो ये देखें कि ये सारा कुछ जो है, और अगर फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होती हैं और ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऊपर नहीं होती, तो फिर तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस चैलेंज फॉर अमेरिका। अमेरिका भी अपने अलाइज को रिक्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका भी अपने राइवल्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, पुतिन को भी रिक्वेस्ट की गई कि हमारा कोई इससे जान खलासी करवा दें। तो मेरे नज़दीक जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस और रिजॉल्व ईरानियंस की तरफ नज़र आ रहा है एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका। तो सर वेरी क्विकली, ये सिर्फ ईरान ही की ख्वाहिश है कि ईरान चाहता है कि मजीद इंगेज रखे अभी यूएस को और इसराइल को, या फिर ये खामोश ख्वाहिश उधर से रशिया और चाइना की भी है? देखिए, डेफिनेटली जो राइवल्स हैं यूएस के, जो कि लेट्स से अगर मैं रशिया की बात करूं तो उन्हें तो एम्ब्रॉयल किया गया इधर यूक्रेन में, सो अब उनके पास मौका है। सो मेरे नज़दीक तो जितने भी राइवल्स हैं वो तो यही चाहेंगे कि अमेरिका यहाँ पे बॉक डाउन हो, और अगर अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड भी भेज दिए तो फिर तो डेफिनेटली इट विल गेट प्रोलॉन्ग्ड। और ईरान का भी ये ख्वाहिश है कि अब देखें, पेट्रो डॉलर अगर हर्ट होता है तो अमेरिका गेट्स हर्ट, युआन में अगर ऑयल बिकता है तो चाइना के लिए बेहतरी है, उसके एलाइज जहाँ पे अगर वो उसको रिग्रेशन में जाना पड़ता है अमेरिका को मिडिल ईस्ट में, तो बहुत बड़ा लॉस है अमेरिका का। सो देयर आर वेरी वेरी हाई स्टेक्स फॉर द अमेरिकन। और ईरान ये चाहता है कि मैं एक ही दफ़ा इस थ्रेट को इस तरीके से एलिमिनेट कर दूं कि हर दूसरे दिन ये तलवार मेरे सर पे ना लटक रही हो। वो ये चाहता है कि ये बेसिस ख़त्म किए जाएं, और वो चाहता है कि जी ये जो है वो युआन में ऑयल हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसका टोटल कंट्रोल है, जिसको वो चाहता है वो गुजरता है, जिसको वो नहीं चाहता वो नहीं गुजरता। तो मेरे नज़दीक ये गेम जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया समरीत सालिक साहब, आपके वक्त नेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट समरीत सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद आपके साथ कोविड-19 के बाद दुनिया भर में काम करने के तरीकाकार में जो बड़ी तब्दीली आई, उसने रोजगार के नए मौके तो पैदा किए, लेकिन उसके साथ साथ जराइम की नई शक्लों को भी जन्म दिया है। रिमोट वर्क और ऑनलाइन जॉब्स का बढ़ता हुआ रुझान इब्तदा में एक मस्बत तब्दीली समझा जा रहा था, क्योंकि इससे लोगों को जोग्राफियाई हुदूद से बाहर निकलकर आलमी सतह पर काम करने के मौके मिले। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये भी वाज़ेह होने लगा कि जराइम पेशा गिरोह इस नए निज़ाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तनाजुर में इंसानी स्मगलिंग के पुराने तरीक़ाकार यानी डंकी के नेटवर्क ने भी खुद को बदलते हुए हालात के मुताबिक ढाल लिया है। अब ये सिर्फ सरहद पार गैर कानूनी नकलो हरकत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक मुनज़्ज़म और कसीर-उल-जहती आलमी नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसमें ट्रैवल एजेंट्स, ऑनलाइन भर्ती करने वाले गिरोह, जाली कंपनीज और मुख्तलिफ ट्रांजिट ममालिक शामिल होते हैं। इस बदलती हुई सूरत हाल में एक नई इस्तिलाह ऑनलाइन डंकी सामने आई है, जो दरअसल
इंसानी स्मगलिंग के एक जदीद और निस्बतन पेचीदा मॉडल की निशानदेही करती है। इस मॉडल में जनूबी एशिया के नौजवानों और हुनरमंद अफराद को बैरून मुल्क ऑनलाइन मुलाजमतों के नाम पर राग़िब किया जाता है। इब्तिदा में यह पूरा प्रोसेस बज़ाहिर एक जायज़ भर्ती के तरीक़ाकार की तरह दिखाई देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, टिकटॉक और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिलकश इश्तहारात के जरिए लोगों को बैरून मुल्क बेहतर तनख्वाहों और सहूलियात का ख्वाब दिखाया जाता है। ख़ासतौर पर रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि यह तबका अमूमन अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ होता है और बैरून मुल्क मुलाजमत के मौक़े की तलाश में रहता है। इस हिकमत अमली के जरिए मुतासरीन को यह तासुर दिया जाता है कि उन्हें किसी बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनी में कानूनी और बाइज़्ज़त मुलाजमत मिलने वाली है। ये नेटवर्क मुतासरीन को मुकम्मल सहूलत फराहम करने का दावा तो करता है, जाली भर्ती कंपनीज ना सिर्फ मुलाजमत का दावा करती हैं, वादा करती हैं, बल्कि वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेज़ात तक का इंतजाम करने की पेशकश भी करती हैं। बज़ाहिर ये एक पेशा वराना और कानूनी अमल दिखाई देता है जिसमें मुतासरा अफराद को शक करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हकीकत उस वक्त सामने आती है जब ये अफराद मंजिल पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें ऐसे कामों में मुलव्विस किया जाता है जिनका वादा पहले नहीं किया गया था। बाज़ केसेस में उन्हें ऑनलाइन जॉब्स नहीं मिलती हैं और ऑनलाइन इवन एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है और अल्टीमेटली वो वहाँ ट्रैप होके फंस के रह जाते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने एनसीसीआई के साबिक एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी की जमानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब दर हकीकत सरफराज चौधरी मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई से मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल करने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किए गए थे। इस केस में दीगर मुतल्लिका अफराद को भी आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया और मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिससे मामले की संगीनी और आला सतह के सरकारी एहलकारों की शमूलियत का इम्कान ज़ाहिर होता है। गिरफ्तारी और मुअत्तली के इक़दामात से वाज़ेह होता है कि इंतज़ामी और कानूनी निज़ाम ने इल्ज़ामात की संजीदगी को तस्लीम किया है। मुतल्लिका इदारों ने इब्तदाई तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में सरफराज चौधरी को गिरफ्तार किया गया। गो कि अब अदालत की जानिब से उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन इससे इल्ज़ाम की सदाकत या अदम सदाकत पर फौरी कोई राय कायम नहीं हो सकती। अदालत ने ज़मानत देते वक्त उमूमी तौर पर फ़रार होने के ख़तरे, शवाहिद में मुदाखलत के इम्कानात और मुलज़िम के रवैये को मद्देनज़र रखती हैं। इस फैसले का मतलब यह है कि अदालत ने यह तशख़ीस की है कि मुलज़िम की फ़ौरी रिहाई के बावजूद मुकदमे की तहकीकात मुतासर होने का ख़तरा कम है। लेकिन अहम पहलू यह है कि ज़मानत मिलने के बाद सरफराज चौधरी को अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब अब भी देना होगा। ये केस अवाम और मीडिया की तवज्जो का मरकज़ रहा है, क्योंकि डक्की भाई की गिरफ्तारी ने मामले को मज़ीद नुमाया बनाया। अब इस किस्म के मुकदमात में अदालती फ़ैसलों को अवामी राय या मीडिया के दबाव से मुतासर ना होने देना ज़रूरी है, ताकि कानूनी अमल शफाफ और मुनसिफाना रहे। ज़मानत का मौजूदा फ़ैसला इसी उसूल की अक्कासी करता है कि मुकदमा कानूनी दायरे में ज़ेर समात रहेगा और इल्ज़ामात की तहकीकात जारी रहेंगी, क्योंकि ज़मानत की मंजूरी सिर्फ कानूनी दायरा कार की तकमील है, जो इल्ज़ामात की मौजूदगी या तहकीकात के नताइज पर कोई असरअंदाज नहीं होती। सरफराज चौधरी की रिहाई के बावजूद इल्ज़ामात अपनी जगह कायम है और मुकदमा अदालती तहकीकात के ताबे रहेगा। अब शफाफ अदालती अमल, शवाहिद की मुकम्मल जाँच और कानूनी उसूलों की पाबंदी ही अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है और यही मुस्तक़बिल में सरकारी एहलकारों के एहतसाब के लिए भी एक मयार कायम करती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आप इंशाअल्लाह कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।